ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। देखो, इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ। सबसे पहले तो आपको चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है इसकी क्वेश्चंस आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। ऑलरेडी कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर चुके हैं, बट स्टिल मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन पहले दूंगी चैप्टर का। तो चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 15 क्लास 8 मैथ्स। देखिए, आपने न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में यानी टीवी में, मैगज़ीन में, बुक्स में अपने ग्राफ्स ज़रूर देखे होंगे। ये जो ग्राफ्स का पर्पस होता है, वो ग्राफ्स का पर्पस होता है जो न्यूमेरिकल आपके फैक्ट्स हैं उनको विजुअल फॉर्म्स में दिखाना। यानी अगर आपको यहाँ पर नंबर्स लिखे होते तो हो सकता है वो चीज़ समझने में आपको टाइम लगता, रीड करने में, लेकिन जैसे आप इस विजुअल को देखोगे तो आप इमीडिएटली आप बता पाओगे कि थर्ड टर्म में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं मैथ्स में। इसको देखते ही आपको पता चल रहा है। तो विजुअल्स जो होते हैं, ऐसा कहा जाता है वैसे भी कि विजुअल्स जो होते हैं आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हो, जल्दी समझ पाते हो, आसानी से समझ पाते हो और क्लियरली समझ पाते हो। ठीक है, तो ये जो ग्राफ्स हैं, जो डेटा आप कलेक्ट करते हो, ग्राफ क्या होते हैं? उनकी विजुअल रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। डेटा को आप टेबल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? और ग्राफ्स की प्रेजेंटेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। टेबल की रिप्रेजेंटेशन से ज़्यादा इजी होता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को समझना। ठीक है, स्पेशली जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को, तो ग्राफ से कंपैरिजन ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। जैसे कि यहाँ पर हो रहा है, देखिए इस वाले एग्जाम्पल में दो दो चीज़ों के बीच में, दो दिनों की जो सेल है, मंडे की सेल और ट्यूसडे की, अलग अलग फ्रूट्स की सेल को कंपेयर किया गया है। तो मैंगो की सेल मंडे और ट्यूसडे को कैसी रही, एप्पल की सेल। तो जब भी कंपैरिजन की बात होती है ना, तो टेबल से ज़्यादा अच्छे होते हैं ग्राफ्स, क्योंकि उन्हें समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन उनकी काफ़ी अच्छी होती है। अब जो ग्राफ्स होते हैं हमारे, उनको हमने अभी तक अलग अलग तरीके के ग्राफ्स ऑलरेडी पढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बार ग्राफ। ये आपने 6 क्लास में ही सीख लिया था, बार ग्राफ बनाना भी और उसको रीड करना भी। बार ग्राफ हम कब कब यूज़ करते हैं? जब हम कैटेगरीज में कंपैरिजन शो करते हैं। ये दो या दो से ज़्यादा पैरेलल बार्स का हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे ये एक बार ग्राफ है, इसमें एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। अन्नू के मैथ्स के मार्क्स अलग अलग टर्म्स में कितने आए हैं? 3 टर्म में। फर्स्ट टर्म में मैथ्स के मार्क्स उसके कितने आए हैं, सेकेंड टर्म में कितने आए हैं, थर्ड टर्म में कितने आए हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ये बार ग्राफ दिखाया है। और बार ग्राफ डबल बार ग्राफ भी हो सकते हैं। बार ग्राफ्स जो होते हैं वो डबल बार ग्राफ भी हो सकते हैं। डबल बार ग्राफ हम तभी यूज़ करते हैं जब हम दो चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे थे दो दिनों की सेल का, अलग अलग फ्रूट्स की 2 दिनों की सेल जो थी उसको हमने यहाँ कंपेयर किया। इस ग्राफ को क्या कहेंगे? ये है डबल बार ग्राफ। इसमें ध्यान रखना बेटा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जहाँ वो जुड़े हुए बार्स को देखते हैं वो समझते हैं कि ये और हिस्टोग्राम सेम है। यहाँ आप ध्यान दीजिए, जो बार्स है ना उनके बीच में गैप है। देखो, ये दो बार्स तो एक साथ है, फिर इनके बीच में गैप है, फिर दो बार्स है, फिर उनके बीच में गैप है, फिर दो बार्स है, फिर उनके बीच में गैप है। तो बार्स के बीच में गैप है और यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन चल रहा है। तो ये है आपका डबल बार ग्राफ। इससे पहले ये जो था ये था सिंगल बार ग्राफ, दिस इज डबल बार ग्राफ। ठीक है, ये कहाँ यूज़ करते हैं हम? कंपैरिजन करने के लिए। इसके बाद आता है अगले तरह का ग्राफ, वो है सर्कुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग अ सर्कल। इसको हम कहते हैं पाई ग्राफ या पाई चार्ट। दोनों ही चीज़ें बोलते हैं, पाई चार्ट भी बोलते हैं, पाई ग्राफ भी बोलते हैं। ये किसी होल चीज़ के पार्ट्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ये मैं रियल लाइफ में एग्जांपल यूज़ करती हूँ, मैंने खुद भी देखा है। मेरा अकाउंट है जो बैंक अकाउंट, उसमें जब अपना मैं अकाउंट खोलती हूँ तो उसमें मेरी जितनी मंथली जो मेरा एक्सपेंडिचर है, मतलब एक महीने में जो मैंने खर्चा किया है,
उसमें मैंने कितना परसेंट खर्चा किस चीज़ पर किया है, मैंने शॉपिंग पे कितना किया है, ड्रेसेस पे कितना किया है, घर के ग्रोसरीज पे कितना किया है, ट्रैवलिंग पे कितना किया है, तो वो बिल्कुल इसी तरह के पाई ग्राफ में आता है। अगर आपने कभी देखा हो अपने पेरेंट्स के जो अकाउंट्स हैं, आप उनको भी पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि आप वो आपको दिखा सकते हैं इस तरह के ग्राफ्स के थ्रू, पाई ग्राफ्स के थ्रू वो एक्सपेंडिचर या सेविंग्स दिखाते हैं। यानी टोटल जो चीज़ है उसमें कितना परसेंट किस चीज़ पर आपने खर्च किया है या सेव किया है, या कितना पार्ट है एक होल का। एक होल, एक ही चीज़ के अलग अलग पार्ट्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पाई ग्राफ यूज़ करते हैं, जिसमें ये जो पूरा सर्कल है ये पूरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और उसके जो पार्ट्स हैं वो उस चीज़ के डिफरेंट पार्ट्स को शो करते हैं। ठीक है, जैसे कि ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि टीवी चैनल्स जो हैं, अलग अलग तरह के टीवी चैनल, जितने भी टीवी चैनल्स हैं उन सबको हमने डिवाइड किया उनकी टाइप में। कैसे? जैसे कि आधे 50% जो टीवी चैनल है वो एंटरटेनमेंट चैनल है। एंटरटेनमेंट चैनल का मतलब है उस पर मूवीज़ आती हैं, उस पर सीरियल्स आते हैं, टीवी सीरियल्स, तो ये एंटरटेनमेंट चैनल है। 25% चैनल्स जो हैं टीवी चैनल्स वो स्पोर्ट्स के चैनल हैं, 15% न्यूज़ चैनल्स हैं, 10% इंफॉर्मेटिव हैं, जैसे कि बीबीसी, आपका हिस्ट्री टीवी हो गया, और एक एक और आता है वो बहुत फेमस चैनल है ना वो जो आप देखते हो, मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है। बताइए कौन सा एक इन्फॉर्मेटिव चैनल आता है ना, काफ़ी फेमस, बहुत सारे बच्चे देखते हैं उसको। याद है किसी को? जिस पे वो आता है आपका बियर ग्रिल्स का एक डीडी शो आता है नेशनल। ना, बियर गिल्स का एक शो आता है, उस पे वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, सरवाइव करने की कंडीशंस बताते हैं। उस चैनल का क्या नाम है, याद है क्या किसी को? मैम डिस्कवरी चैनल। डिस्कवरी, यस, वेरी फेमस चैनल। तो वो भी एक इन्फॉर्मेटिव चैनल है। तो यहाँ पे इस तरह के हमने एक ही, मतलब पूरी कैटेगरी को अगर आप देखो तो पूरी एक कैटेगरी वो है, पूरी एक टाइप है वो है टीवी चैनल, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया पाई ग्राफ। इसके बाद आता है हिस्टोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोग्राम जो होता है वो इंटरवल इंटरवल में जो आपका डेटा है, ठीक है, उसको शो करने के लिए बार ग्राफ जो हम यूज़ करते हैं उसको हम हिस्टोग्राम बोलते हैं। हिस्टोग्राम हम तब यूज़ करते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, जब जहाँ पे आपका प्रीवियस इंटरवल ख़त्म हो रहा है वहीं से दूसरा इंटरवल अगर स्टार्ट हो, बीच में गैप ना हो, तो वहाँ पर हम ये यूज़ करते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट जो ये टेबल है इसमें जो फर्स्ट इंटरवल है वो है 42-45, दूसरा इंटरवल 45 से ही शुरू हो रहा है, बीच में गैप नहीं है। तो ऐसे बार ग्राफ्स को जब हम बनाएंगे ग्राफ पे तो बीच में गैप नहीं होगा, इसी तरह के बार ग्राफ को हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ध्यान से देखिए, इसके किसी भी बार के बीच में गैप नहीं है। और जो अभी ऊपर हमने बार ग्राफ देखे थे ये वाले, इसमें बार्स के बीच में गैप था। तो ये डिफरेंस है एक नॉर्मल बार ग्राफ और एक हिस्टोग्राम में। बेटा समझ में है सब बच्चों को हिस्टोग्राम कैसा होता है? यस मैम। यस क्लियर है? मैम। ठीक है, और ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें ऐसी टेबल दी हो, कनेक्टेड टेबल, जिसमें जो क्लास इंटरवल्स हैं वो कनेक्टेड हो, बीच में गैप ना हो। ठीक है, इसके बाद में यहाँ आप देखिए कि आपको कई बार हिस्टोग्राम में या कहीं बार ग्राफ में अगर आपको ऐसी जैग्ड लाइन दिख जाती है, जैग जिगजैग वाली लाइन जो होती है, ऐसी जैग्ड लाइन अगर आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे हमने क्या किया है, 0 से 40 के बीच के नंबर्स नहीं शो किए हैं, क्योंकि डायरेक्ट 40 पे जंप किया है 0 से, इसलिए हमने लाइन को यहाँ से ब्रेक कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपको करना है। अगर आप डायरेक्ट कोई बड़ा नंबर 0 के बाद, मतलब इक्वल इंटरवल ना लेकर के 0 के बाद, देखो 0 से 40 के बीच में जो गैप है और 40 टू 45 के बीच में जो गैप है, गैप तो सेम है लेकिन डिस्टेंस जो नंबर्स हैं वो सेम नहीं है। 0 से 40 के बीच में 40 नंबर आ गए और 40 टू 45 के बीच में 5 आए हैं। तो इसलिए क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए हमने पहली लाइन को ब्रेक कर दिया है। क्वेश्चन, ये चीज़ समझ में आ गई सब बच्चों को? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पर मैम क्योंकि एक बार मैम इंटरवल्स के दोबारा बीच, समझाना। क्या बेटा? मैम एक बार दोबारा समझाना। हाँ, मैंने ये समझाया आपको। देखो 0 से लेके 40 के बीच का जो डिस्टेंस है, आप हॉरिजेंटल लाइन पे डिस्टेंस देखो, ये इतना ही डिस्टेंस 40 और 45 के बीच में है ना?
लेकिन 40 और 45 के बीच में नंबर्स कितने पड़े हैं? 5, 5 का गैप है। और 0 से 40 के बीच में कितने का गैप है? 40 का। यानी ये गैप इक्वल नहीं है। तो जो फर्स्ट गैप हमारा क्योंकि इक्वल नहीं है, जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो हमने यहाँ से लाइन को क्या कर दिया है? ब्रेक कर दिया है। समझ में आया अभी? यस मैम। ये हमने ये दिखाया है कि ये लाइन एक्चुअली बहुत बड़ी है, लेकिन हमने यहाँ इसे ब्रेक कर दिया है क्योंकि हमने डायरेक्ट जंप किया है 40 पर। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे लाइन ग्राफ के बारे में। तो लाइन ग्राफ क्या होता है? लाइन ग्राफ उस डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है जो डेटा बार बार चेंज होता है, ओवर द टाइम कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है यहाँ पे कि रेनू बीमार पड़ी और उसके डॉक्टर ने उसका बॉडी टेम्परेचर चेक किया। वो बहुत ज़्यादा बीमार थी, बार बार उसको मतलब उसको फीवर था उसकी बॉडी में। तो डॉक्टर ने अलग अलग टाइम पर उसका हर 4 घंटे के बाद उसकी बॉडी का टेम्परेचर नोट किया और उसके बाद एक टेबल बनाई। और उस टेबल ये जो टेबल है उसमें दो चीज़ें हैं, टाइम है और टेम्परेचर है। तो सबसे पहले सुबह के 6 बजे उन्होंने टेम्परेचर लिया उसका बॉडी का। तो टेम्परेचर बॉडी का था 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। उसके बाद 10 बजे उन्होंने टेम्परेचर नोट किया उसकी बॉडी का, वो था 40, यानी टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का। ठीक है। 2 बजे 4 घंटे बाद फिर से टेम्परेचर नोट किया तो 38, फिर 4 घंटे बाद नोट किया तो 35। तो ये उसकी 4 घंटे का अलग अलग टाइम पे मतलब डिफरेंट बॉडी टेम्परेचर था उसका। ये जो हमारा जो डेटा है इसको अगर हम एक लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट करें, देखो कुछ भी नहीं है। आपने जैसे देखो जब आप इसे ग्राफ को बनाओगे ना, तो 6 बजे टेम्परेचर कितना था? 37। अब ग्राफ को देखना ध्यान से। ये हमने नीचे हॉरिजेंटल लाइन पे टाइम बना दिया है और वर्टिकल लाइन जो है हमारी उस पे हमने टेम्परेचर बना दिया है। टेम्परेचर के बीच में हमने 2-2 डिग्री सेल्सियस का गैप लिया है, 2 डिग्री सेल्सियस का गैप लिया है यहाँ पर। ठीक है। तो 6 AM पे टेम्परेचर कितना है देखो ध्यान से? 37। तो यहाँ हमने डॉट लगा दिया। 10 बजे कितना टेम्परेचर है? 40। तो 40 के ऊपर हमने 40, डॉट लगा दिया 40 के सामने। 2 PM पे हमारा टेम्परेचर कितना है बॉडी का? 38। तो 38 पे 38, डॉट लगा दिया। अब बस कुछ नहीं करना आपको। ये जो जितने डॉट्स आपके ग्राफ के लगे हैं डेटा के, उन डॉट्स को आपको कनेक्ट करना है। ये जो ग्राफ आपको मिला है लाइन का ग्राफ, इसे ही हम कहते हैं लाइन ग्राफ। लाइन समझ में आया बेटा? पार्ट। आ गया यस समझ में? मैम। ठीक है। तो यहाँ से भी आपको ऐसा ग्राफ भी आपने कई बार देखा होगा। तो यहाँ से आपको सीधा साफ पता चल रहा है, ग्राफ को देख के ही आपको पता चल रहा है कि 6 to 10 के बीच में उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है और उसके बाद धीरे धीरे शायद डॉक्टर ने दवाई दी होगी उसका, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया था। तो उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम हो गया है। ठीक है। बोलो ये चीज़ समझ में आई? ये लाइन मैम, ग्राफ को हम रीड कैसे करते हैं? यस मैम। यस मैम। है ना? ठीक है। मैम तो जो अब हाई लेवल के एग्जाम्स होते हैं उसमें यही लाइन ग्राफ आते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक है। अब हम इस चैप्टर ये जो हमने जितने भी अभी तक हमने सब कुछ समझा उस पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सो एक्सरसाइज 15.1 का जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे अभी हमने रेनू वाला क्वेश्चन किया था। सेम एक पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर नोट किया गया अलग अलग टाइम पर, 9 बजे सुबह के 9 बजे से लेके 3 बजे तक हर घंटे उसका बॉडी टेम्परेचर यहाँ पर शो हो रहा है ग्राफ में। आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM? 36 मैम 1 PM पर 5 डिग्री 1 बजे सेल्सियस। उसके बॉडी का टेम्परेचर कितना है? तो देखिए ये रहा 1 PM। इसके ऊपर आप देखिए 1 PM पर यहाँ पर कितना टेम्परेचर शो हो रहा है? 36 और 37 के बीच में, यानी 36.5। 36.5 ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका 36.5 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। मैम आप लिख पा रहे हो? हाँ बेटा मैं अभी नोट करवाऊंगी, 1 मिनट रुकिए। मैम मैंने ये कर लिए वाले क्वेश्चंस कुछ। जिन्होंने कर लिए बहुत अच्छी बात है, वो रिवाइज कर लें एक बार। और जिन्होंने नहीं किए वो यहाँ ध्यान दीजिए ज़रा। ये देखिए, व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर
एट 1 PM, तो इसका आंसर आएगा 36.5 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द पेशेंट टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टाइम पूछा है आपसे। मैम 12 नून। तो 12 नून। 38.5 ये रहा आपका टेम्परेचर। ये कितने बजे था? ये था यहाँ पर। तो ये कितना आपका टाइमिंग है? बताओ, टाइम देखकर बताओ इसमें कितना है। 12 नून। 12 12 नून। नून। 12 o'clock, ठीक है। 12 बजे ये टेम्परेचर था बॉडी का। तो 12 नून इसका आंसर आ जाएगा, 12 नून। चलो आगे बढ़ते हैं। सी पार्ट में आपसे पूछा है बेटा, ये रहा सी पार्ट। सी पार्ट में आपसे पूछा है, एक मिनट इसे मैं क्लोज कर देती हूँ जरा। इसको सॉल्व करते हैं, ये इसके माइनस होगा कितना बचेगा, करेक्ट। अच्छा ब्रैकेट माइनस वन, ठीक है। तो सी पार्ट में आपसे पूछा है द पेशेंट्स टेम्परेचर वाज द सेम 2 टाइम्स। 2 बार ऐसा हुआ था दिन में जब पेशेंट का टेम्परेचर नोट किया गया और सेम निकला। तो वो 2 टाइम कब थे? कितने बजे ऐसा हुआ मैं था? 1 मैम 1 PM एंड PM 2 2 PM। PM। तो ये देखिए, यहाँ और यहाँ ये वाले जो 2 टाइम है 1 PM एंड 2 PM, इन दोनों टाइम पर पेशेंट का टेम्परेचर सेम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM? 1:30 PM पे पेशेंट का टेम्परेचर कितना था? तो ये देखिए, ये रहा मैम 1:30 PM 1 और 36.5 2 डिग्री PM के बीच सेल्सियस। में। मैम 1 और 2 36.5 PM के डिग्री बीच में सेल्सियस। इसमें जो टेम्परेचर है यहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम चलें तो टेम्परेचर कितना है? 36.5। 36.5 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है ई पार्ट में ड्यूरिंग विच पीरियड्स डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। अगर आप इस ग्राफ को देखो तो कौन से टाइम पर उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा है? मैम अपवर्ड ट्रेंड। मैम 10 to 11 from 2 to 3 PM। एक तो 9 to 11 के 10 बीच में, AM। है ना, 9 to 11 यस के यस। बीच में बढ़ रहा था टेम्परेचर उसका। और वो 2 to 3 के बीच में भी बढ़ा है। बाकी टाइम पे या तो घटा है या स्टेबल रहा है। तो 9 to 11 एंड 2 to 3। 9 to 11 एंड 2 to 3। 2 to 3, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। आपको एक ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर और सेल्स आपसे पूछी गई हैं कि सेल्स आपको बताई गई हैं, ईयरली सेल के हर साल कितनी सेल हुई है। जैसे 2000, यहाँ पर देखिए 2002 में सेल हुई है करोड़ में। कितनी करोड़ सेल हुई है? 4 करोड़। 2003 में 7 करोड़, 2004 में 6 करोड़। ऐसे ही आपको डिफरेंट ईयर्स की सेल आपको दी गई है, किसी कंपनी की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसकी सेल दी हुई है। आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, बताइए व्हाट वर द सेल्स इन 2002। 2002 में कितनी सेल थी? बताइए देखकर। मैम 4 4 करोड़। करोड़। 4 करोड़। 4 करोड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 करोड़। ए पार्ट का, फर्स्ट पार्ट मतलब इसका। सेकंड पार्ट बताइए। सेकंड पार्ट 2006 में कितनी 8 सेल हुई है करोड़। बताइए? 8 8 करोड़। करोड़। 8 करोड़, ठीक है। 2003 में सेल बताइए कितनी हुई है? 7 करोड़। 7 करोड़। 7 करोड़। वेरी गुड। 2005 में आप बताइए देखकर, देखिए 10 2005, करोड़। 2005 10 में करोड़। सेल हुई है 10 करोड़ की। 10 करोड़, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है 2002 और 2006 में जो सेल हुई है उनके बीच का डिफरेंस कंप्यूट कीजिए, यानी कैलकुलेट कीजिए इनके बीच का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना। तो बताइए 2002 और 2006 की सेल का मैम 4 डिफरेंस कितना करोड़। आएगा? मैम 4 करोड़। 8 माइनस 4, 4 करोड़, 4 करोड़। ठीक है, 4 करोड़। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बताइए वो कौन सा साल था जब जो डिफरेंस था सेल का उसके पिछले साल से के कंपैरिजन में वो सबसे ज्यादा था।
यानी मैम 2005 मैम 2004 टू 2005। 2005 और 2004 में देखो डिफरेंस सबसे ज़्यादा है, अंतर सबसे ज़्यादा पड़ा है। इसे देखकर ही बता सकते हो आप ग्राफ को, आपको कुछ मैम वो कैलकुलेट करने ज्यादा की भी बड़ा ज़रूरत ग्राफ। नहीं। इनके बीच का गैप सबसे ज़्यादा है, जबकि इनके बीच का गैप डिफरेंस तो है यहाँ पर भी, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफरेंस इसकी सेल में पड़ा है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस मैम। तो इसका आंसर होगा 2004 एंड 2005। तो आपसे तो एक साल पूछा था, तो इसका आंसर 2005 होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतर पड़ा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको चलो क्वेश्चन नंबर 3, चलो मैं ही करा देती हूँ। एक एक्सपेरिमेंट किया बॉटनी में, दो प्लांट्स का। बॉटनी कहते हैं साइंस की वो ब्रांच जो प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम प्लांट्स के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसको बॉटनी कहते हैं। ठीक है, तो बॉटनी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें दो प्लांट्स लिए, प्लांट ए और प्लांट बी। इनको लेबोरेटरी कंडीशन में, सेम लेबोरेटरी कंडीशन में इन्हें ग्रो किया गया, और फिर उनकी हर हफ्ते के बाद में, हर वीक के एंड में उनकी हाइट मेजर की गई। तो 3 हफ्तों तक ये स्टडी चली। तो उसका ये डेटा जो भी कलेक्ट किया हमने वहाँ से, उसका ग्राफ यहाँ आपको नज़र आ रहा है। पहले तो मुझे बताओ ये कौन सा ग्राफ है, इस ग्राफ का नाम क्या है? बताइए कौन से वाला मैम ग्राफ है? मैंने अभी आपको 3 तरह के ग्राफ्स बताए ऊपर, उसमें से कौन से वाला ग्राफ है? मैम लाइन ग्राफ। शाबाश, वेरी गुड, लाइन ग्राफ है ये। दोनों ये लाइन ग्राफ बने हुए हैं, जिसमें आपको डार्क कलर की जो लाइन है ना बेटा, वो प्लांट बी के लिए है, और डॉटेड लाइन जो है वो प्लांट ए के लिए है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट में आपसे बोला है, हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स। 2 हफ्ते बाद प्लांट ए की हाइट कितनी थी? तो देखिए, 7 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर फर्स्ट वीक खत्म हो रहा है और यहाँ पर सेकंड वीक खत्म हो रहा है, तो 2 हफ्ते बाद, यानी यहाँ चेक करना है हमें। तो दोनों की हाइट यहाँ पर सेम है, सेकंड वीक के बाद सेवन में, सेंटीमीटर प्लांट ए और प्लांट बी दोनों की। तो कितनी है बताइए सेंटीमीटर में? 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 7 सेंटी, सेंटीमीटर। 6 और 8 के बीच में आ रहा है ना, तो 7 सेंटीमीटर। समझ में आया सभी बच्चों को? यस, यस यस मैम। मैम। इसका आंसर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। 3 वीक्स के बाद बताओ प्लांट ए की हाइट कितनी है? तो यहाँ पे 3 वीक्स खत्म हो रहे हैं, 3 वीक्स के बाद प्लांट बी ए, की हाइट है 10 सेंटीमीटर। प्लांट ए ये रहा, प्लांट ए की हाइट है 9 सेंटीमीटर। मैम 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका बी पार्ट में आपसे पूछा है, प्लांट बी की हाइट पूछी है 2 वीक्स 3 वीक्स के बाद, और सी पार्ट में आपसे पूछा है, मैं ए और बी नहीं करा रही हूँ क्योंकि ए और बी सिर्फ रीडिंग से ही आपको पता लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सी पार्ट में आपको करा रही हूँ बेटा यहाँ पर, हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तीसरे हफ्ते में प्लांट ए कितना बढ़ा है? तो तीसरा हफ्ता यहाँ से शुरू हुआ है, सेकेंड वीक जहाँ खत्म हुआ है, यहाँ से यहाँ तक प्लांट ए की ग्रोथ देखनी है। तो देखो प्लांट ए कितना सेंटीमीटर लंबा था पहले? 7 सेंटीमीटर। और थर्ड वीक के खत्म होते होते उसकी हाइट कितनी बढ़ गई है? 9 सेंटीमीटर। तो 7 से 9 तक पहुंचा है वो, तो कितने सेंटीमीटर ग्रो किया है? मैम 2 टू सेंटीमीटर। मैम सेंटीमीटर 2 एग्जैक्टली, सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर उसने ग्रो किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। कैसे हुआ? 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर, इट विल बी 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि बताइए मैम डी सेकेंड पार्ट वीक का के आंसर है एंड 3 से, सेंटीमीटर। सेकेंड वीक के एंड से थर्ड वीक के एंड तक
थर्ड वीक के एंड तक प्लांट बी ने कितना ग्रो किया, तो वही सेम चीज पूछी है प्लांट बी के लिए। प्लांट बी का मैम 3 कैलकुलेट करके बताओ सेंटीमीटर। मैम 3 सेंटीमीटर। 3 कितना आया। सेंटीमीटर। 3 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की ग्रोथ उसने की है। कैसे आई है देखो 3 सेंटीमीटर, ये रहा प्लांट बी सेकेंड वीक में 7 सेंटीमीटर, और प्लांट बी थर्ड वीक के एंड में कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 7 to 10 कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन से वीक में प्लांट ए ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की, तो ये तो आपको ग्राफ को देख के ही पता लग जाएगा। मैम थर्ड प्लांट वीक में। ए को देखो, डॉटेड लाइन जो है उसको देखो, सबसे ज्यादा गैप आपको कहाँ पे नजर आ रहा है, मैम सेकंड वीक में। सबसे मैम ज्यादा फर्स्ट स्लोप सेकंड नजर आ रहा है, वीक। सबसे ज्यादा स्लोप नजर आ रहा है सेकंड वीक, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वीक। सेकंड वीक। ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है, प्लांट बी ने सबसे कम ग्रोथ कौन से वीक में की थी, तो ये भी हम ग्राफ को देख वीक के में बता मैम सकते फर्स्ट हैं। वीक। मैम फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में, यस, सबसे कम ग्रोथ की थी फर्स्ट वीक में प्लांट बी ने। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बताओ, वर द टू प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक, क्या कोई ऐसा वीक था जिसके एंड में सेकंड दोनों वीक। प्लांट्स की हाइट सेम थी, मैम इसका सेकंड आंसर है वीक। यस मैम यस, सेकंड वीक। सेकंड सेकेंड वीक। वीक। सेकेंड वीक के एंड में, एट द एंड ऑफ सेकंड सेकेंड वीक। वीक। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैम ये खुद ये कर तो हो लेंगे। गया, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद कर लेना। इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग खुद करना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 मैं करा रही हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 7 मैं करा रही हूँ आपको। यहाँ पे आपसे एक 4 ग्राफ्स दिए हुए हैं, देखिए टाइम टेम्परेचर ग्राफ है, तो आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से चारों ग्राफ्स में से कौन कौन से ग्राफ्स एक्चुअली पॉसिबल है होने। तो देखिए बेटा, इसमें सबसे पहले देखिए, पहला पहला ग्राफ ये रहा, पहला ग्राफ ये रहा जिसमें टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि टाइम के साथ टेम्परेचर बढ़े, तो हाँ बिल्कुल यस। पॉसिबल है, यस मैम। तो यस इसका आंसर होगा यस, ये वाला करेक्ट है, पॉसिबल है। दूसरा, आपको देखो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है टेम्परेचर नीचे की तरफ जा रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, तो हाँ ठंडी जगह पर ऐसा होता है कि ये टाइम भी के साथ पॉसिबल है। टेम्परेचर कम होता है, रात के टाइम भी ऐसा होता है कि टाइम बढ़ता है और टेम्परेचर घट जाता है रात के वक्त सर्दियों में। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। थर्ड वाला केस देखिए बेटा, थर्ड केस में क्या हो रहा है, टाइम टाइम जो है आपका बढ़ रहा, टाइम आपका नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, यानी टाइम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। एक यस टाइम पर मैम। एक ही टेम्परेचर होगा किसी चीज़ का, है ना, एक टाइम पर टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता है। सेकंड्स में भी टेम्परेचर, सेकंड भी अगर बढ़ेगा, एक सेकंड भी बढ़ेगा तो भी टेम्परेचर अलग हो सकता है, लेकिन एक एग्जैक्ट सेम टाइम पर टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता, तो थर्ड वाला जो ग्राफ है वो पॉसिबल नहीं है। गलत है। फोर्थ, हाँ थर्ड ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टाइम कांस्टेंट है, टाइम नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है बस ऊपर की तरफ। फोर्थ ग्राफ देखिए, इसमें टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तो हाँ ऐसा तो पॉसिबल है, टाइम बढ़ रहा है लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, सो फोर्थ ग्राफ इज पॉसिबल, तो सिर्फ थर्ड ग्राफ है जो पॉसिबल नहीं है, बाकी तीनों ग्राफ्स पॉसिबल हैं। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 15.1 खत्म हो गई है। तो पहले तो मुझे बताइए कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई। यस मैम यस। बहुत। यस, अब हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट सेशन में हम लोग शुरू करेंगे, तो मैं सबसे पहले आपको उसमें समझाऊंगी कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ये जो हमारे मैथमेटिशियन है 17th सेंचुरी के, कोऑर्डिनेट। डी कार्टीज, इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, उन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करते हैं उसके बारे में भी हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैम अगले सेशन में आप लोग कोऑर्डिनेट ग्राफ नोटबुक लेकर लेटीट्यूड। बैठेंगे। यस मैम। मैम कोऑर्डिनेट लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड